इंदौर के शोर शराबे के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ समय ठहर जाता है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, हमारी भाषा की धड़कन है। यह है मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति, वर्ष 1910 से शब्द और साधना का एक जीवंत प्रतीक। उस दौर की कल्पना कीजिए जब स्वतंत्रता का संकल्प कविताओं में घुला था। इस संस्था की नींव दूरदर्शी मनीषियों ने रखी। महात्मा गांधी के आशीर्वाद से सिंचित यह समिति मध्य भारत में हिंदी आंदोलन का केंद्र बनी। एक सदी से भी अधिक समय से यह संस्थान हमारी मातृभाषा की असीलता को सहेजने का साक्षी रहा है। इन दरवाजों के भीतर कदम रखते ही हवा बदल सी जाती है। यहाँ देश के सबसे समृद्ध हिंदी पुस्तकालयों में से एक है। सदियों पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियों से लेकर आधुनिक साहित्य के रत्नों तक इन अलमारियों में ज्ञान का पूरा ब्रह्मांड कैद है। शोधकर्ताओं के लिए यह एक तीर्थ है तो पाठकों के लिए अतीत से संवाद करने का एक शांत कोना। लेकिन समिति केवल किताबों का संग्रहालय नहीं है। इस भव्य संगोष्ठी कक्ष में भाषा आज भी सांस लेती है। इस मंच ने दिग्गज कवियों की वाणी और विचारकों के तर्क सुने हैं। आज भी यहाँ होने वाले कवि सम्मेलन और साहित्यिक विमर्श नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़कर रखे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हिंदी की यह मशाल कभी धीमी ना पड़े। मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति साहित्य के बारे में जब प्रश्न पैदा होता है और प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत सारी पुरानी यादें भी ताज़ी हो जाती हैं और ये लगता है कि कब शुरू किया, क्यों हुआ, ये सारे प्रश्न पैदा होते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई व्यक्ति साहित्यकार हो या न हो, हर एक के हृदय में जो संवेदनशील व्यक्ति है उसके हृदय में साहित्य सृजन की भावना अपने आप में एडमिट हो जाती है। मुझे याद है कि मैं सन 1957 में अपने गृह नगर, अपने गांव कानपुर जिले से इंदौर आया इन द ईयर 1957। और चूंकि माता पिता को छोड़ा, घर छोड़ा, मैं गांव छोड़ा, प्राकृतिक वातावरण छोड़ा, तो जब ये सारी चीजें छूटती हैं तब उसके छोड़ने का विषोह ठीक उसी तरीके से होता है जब एक कोई लड़की शादी के बाद अपना मायका छोड़ के ससुराल जाती है, वहां की यादें उसके साथ बन रही है। मेरे साथ भी यही हुआ। बिल्कुल अवसाद को कम करने के लिए माता पिता भाई सबके हमने क्या किया, जब अकेले में बैठते थे तो कलम उठ जाती थी और कविता लिखना शुरू कर देते थे। तो मेरी पहली रचना मैंने अपनी डायरी में सन 1959 में इन द ईयर 1959 में लिखी। इसी के साथ मैं आपके बिना पूछे जोड़ दूं कि पहली रचना मेरी इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में हस्तलिखित पत्रिका जो विद्यालय निकालते हैं अलग अलग, उसमें सन 65 में छपी हमारी कविता। उस समय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, एक देश के जाने माने पत्रकार, उनका नाम आपने सुना ही होगा, हम लोग एक साथ पढ़ते थे और हस्तलिखित पत्रिका में मेरी पहली कविता हाथ से लिख करके वहाँ प्रकाशित हुई और फिर इसके बाद क्रम चलता रहा। एक व्यक्ति से बड़ी संस्था होती है। एक परिवार में कई सदस्य होते हैं लेकिन परिवार बड़ा होता है, सदस्य उसके हिस्से होते हैं और उससे बाहर जब निकलते हैं तो किसी अच्छे कार्य के लिए जब कुछ लोग मिल जाते हैं वो समिति बन जाती है। इसका भी नाम जब रखा गया 1910 में तो मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति नाम रखा गया। उसके पहले श्री शब्द लगा हुआ है, प्रयास संस्थाओं के आगे नहीं लगता है, इसमें लिखा श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति। उन पूर्वजों को हम नमन करना चाहते हैं जिन्होंने इतने अच्छे शब्दों के साथ इस संस्था का नाम रखा। समिति के बारे में जो बात की तो बता दें कि मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। रोजी रोटी के लिए मैं बैंक में बहुत ऊंची पोस्ट पर रहा हूँ, वहां से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन साहित्य में रुचि होने के कारण मैं इस संस्था से 1998 में जुड़ गया था एक सदस्य के रूप में। मेरी पहली किताब का लोकार्पण भी इसी समिति के सभागार में हुआ था और ज्ञानपीठ से पुरस्कृत नरेश मेहता जी ने किया था। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास, जो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज जो वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी का, वहाँ पर हिंदी के विभागाध्यक्ष थे, वो मेरे गुरु भी थे। ये सारी चीजें संदर्भ इसलिए आ जाते हैं कि संस्था का सदस्य होने का मतलब है कि हमें समाज के लिए कुछ करने की भावना और वहां से सीखने का जो मार्ग मिलता है वो संस्था के माध्यम से मिलता है। समिति आज इतनी पुरानी संस्था हो चुकी 116 साल। कितने गुरुजों ने, कितने साधकों ने,
कितने साहित्यकारों ने इसको यहाँ तक ला करके किया है। उसका एक हिस्सा होना मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं एक, चूंकि साहित्य में भी रुचि है, इसीलिए मुझे खुशी है कि साहित्य के माध्यम से भी वर्तमान में मेरा पद है हिंदी साहित्य समिति में प्रचार मंत्री। साहित्यिक कार्यक्रम जितने भी समिति में होते हैं, महीने में 10 हो 15 हो, जितने भी हो, साल भर में 150 कार्यक्रम होते हैं, उन सबकी मीडिया को, अखबारों को रिपोर्ट भेजना कार्यक्रम की संबद्धता पर, और उसके पहले प्रेस विज्ञप्ति होती वो बनाने का काम करता हूँ, उसकी रिपोर्टिंग नहीं करता हूँ। इसके पहले मैं साहित्य मंत्री रह चुका हूँ, इसके पहले मैं पुस्तकालय मंत्री रह चुका हूँ, उसके पहले मैं प्रचार मंत्री रह चुका हूँ, अर्थवाद। तो कई विभागों में एक साहित्यिक संस्था में रह करके मैंने अपने जीवन का अनुभव लिया है, और ये देखा है कि आप संस्था के प्रति समर्पित है तो किसी भी विभाग में हो, आप उससे कुछ सीख सकते हो। ये जरूरी नहीं है, प्रचार का मतलब ये नहीं कि मैं अपना प्रचार करूं। मेरा उद्देश्य क्या है, समिति के द्वारा साहित्यिक कार्यक्रम किए जा रहे, वीणा पत्रिका, यहाँ का 50,000 पुस्तकों का पुस्तकालय, यहाँ के द्वारा जो बच्चों को, नए युवा लोगों को सृजन करने की जो प्रेरणा दी जाती है, समय समय पर उनके लिए प्रतियोगिताएं जो आयोजित की जाती हैं, इसके अलावा जो यहाँ का प्रकाशन किया जाता है, और जो भी कार्यक्रम है, इन सारे कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग जन सामान्य तक, हिंदी प्रेमियों तक पहुंचाना। और साथ साथ में, यदि आपने प्रवेश के समय देखा होगा, एक पुस्तक बिक्री केंद्र यहाँ पर खुला हुआ है इंदौर में, और कहीं भी नहीं है। साहित्यिक पुस्तकों को 10% की छूट के साथ यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। देश के जाने माने प्रकाशकों की किताबें यहाँ पर है, जिसमें पत्रकारिता भी है, साहित्य भी है। और यदि हम विशेष तौर से कोई कार्यक्रम हमारा होता है तो ये छूट बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए 15 से 20% तक हम कर देते हैं। हमारा उद्देश्य, समिति का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना नहीं है। समिति का उद्देश्य है साहित्यिक कार्यक्रमों से युवा व्यक्ति को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि किताबों से जोड़ना। क्योंकि आज की तारीख में आप हम सब जानते हैं, एक मोबाइल जब से आ चुका है, और गूगल गुरु जब से आया है, सारे गुरु हमारे पीछे की लाइन में खड़े हैं। गूगल गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है। लेकिन मेरे जीवन का अनुभव ये बताया है कि जो प्रत्यक्ष गुरु से हमें ज्ञान मिलता है, हमारे तो संस्कृति में कहा गया है, गुरु बिन होए न ज्ञान। इसीलिए ये भी कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताए। अगर उस भावना से चलना है तो हमें गुरुओं का सानिध्य पाना पड़ेगा, उनसे ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। गूगल गुरु अपनी जगह पर है, वो हमारा व्यक्तिगत नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए है, उतना ही बताएगा। आप लोग तो जानना चाहिए, गूगल उतना ही बताता है जितना हमने उसके पास जमा कर दिया है। वो अपने मन से कुछ भी नहीं बता सकता है। इसलिए हमें अगर ज्ञान प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, एक शोध के रूप में करना है, तो हमें अपने गुरु के साथ बैठ करके और स्वयं का रास्ता बनाना पड़ेगा।